मूवी की शुरुआत होती है साउथ ईस्ट एशिया के जंगल से, जहाँ पर हम जंगल के पेड़ों को काटते हुए कुछ अमेरिकी वर्कर्स को देखते हैं। तभी मशीन चलाने वाले वर्कर को एहसास होता है कि जैसे जंगल में उनके अलावा कोई और भी है, पर फिर वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ी देर में उसे कुछ ही दूरी पर अपना एक साथी दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है, और जब वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है तो जो वो देखता है उसकी तो आंखें फटी रह जाती हैं। उसके साथी के वहाँ पर कुछ शरीर के अंग बिखरे पड़े हुए थे, और ये देख वो समझ जाता है कि किसी ने उसे मारकर खा दिया है। इसीलिए वो खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर जाते ही वो एक ट्रैप पे फंसने ही वाला होता है कि जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है, पर कुछ दूर आगे जाते ही वो एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और एक रस्सी से पेड़ में उल्टा लटक जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक इंसान आ रहा है जो कि पूरा खून से सना हुआ है, और ये देख वो बहुत डर जाता है। दरअसल में ये जो इंसान है ये एक आदिवासी है जो कि नरभक्षी है, और ये वर्कर्स इन्हीं के जंगलों में आ चुके थे। तभी वो आदिवासी कुल्हाड़ी उठाता है और उसके करीब आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे ये सीन यहीं पर कट होकर 4 दोस्तों में शिफ्ट होता है जो कि कपल्स हैं, और इनके नाम हैं रिची और जैस्मीन, एजे और माया। एजे और रिची जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और ये सभी इसी जगह में ट्रिप पे आए हुए हैं। अब ये लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि ये लोग रिवर राफ्टिंग पे जाएंगे और वहाँ के जंगलों के नज़ारे लेंगे, और इस ट्रिप का जितना भी खर्चा है वो रिची उठा रहा है, क्योंकि रिची ने अपनी कंपनी कुछ ही समय पहले बेची थी जिससे उसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। पर ये चीज़ एजे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि रिची अपने पैसों का चौड़ दिखा रहा है या फिर उस पर एहसान कर रहा है। एजे इस बारे में अपनी वाइफ माया को भी बताता है, पर माया उससे कहती है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, वो बहुत खुश है, इसीलिए वो हमें बस एक छोटी सी ट्रीट दे रहा है, इसमें कोई भी एहसान वाली बात नहीं है। खैर, फिर अगले दिन वो सभी राफ्टिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो अपने गाइड निक से मिलते हैं, और निक उन सभी को उनकी बोट में बैठा देता है और उन्हें गाइड करने लगता है कि उन्हें क्या क्या कैसे करना है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि रिची और जैस्मिन एक बोट में बैठते हैं, माया और एजे एक में, और निक एक अकेली बोट में बैठता है। अब आगे बढ़ने से पहले निक यहाँ पर सभी के फ़ोन मांगता है और उन्हें बताता है कि जहाँ पे वो जाने वाले हैं वैसे भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं होंगे, तो फ़ोन अपने साथ में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सभी उसे फ़ोन दे देते हैं, लेकिन एजे उसे अपना फ़ोन नहीं देता। फिर निक उन सभी के फ़ोन को एक वाटरप्रूफ बैग में रख देता है और उन्हें नदी के सफ़र में आगे ले जाता है। और यहाँ पर सभी का ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल लग रहा होता है। सभी उस जंगल में नए नए जानवर देखते हैं और उस जंगल और उस नदी की शांति को महसूस कर रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर निक सभी को इस जंगल के बारे में बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा दादा सभी यहीं पर काम किया करते थे, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पहले बाहर के व्यक्ति थे जो यहाँ पर आए थे, लेकिन वो इस जंगल से कभी लौट नहीं पाए। माया पूछती है क्यों, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो निक कहता है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ आदिवासी कबीले हैं जो कि नरभक्षी हैं, और वो यहाँ पर इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाते हैं। शायद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए वो कभी नहीं लौटे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, हम उस जगह में नहीं जाएंगे। लेकिन एजे को यहाँ पर ये सभी बातें बड़ी ही बकवास लग रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इसी जंगल में एक दूसरे कपल को देखते हैं जो कि बाइक राइडिंग कर रहे थे, लेकिन तभी बाइक चलाते हुए उस आदमी पर कोई हमला कर देता है। जैसे ही उसकी वाइफ देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए गुफा के अंदर चली जाती है और अपने फ़ोन से अपना एक वीडियो बनाने लगती है और बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसके हस्बैंड को मार डाला है। पर इतने में ही वहाँ पर वही कबीले का आदमी आकर उसे भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग नदी के किनारे रुक जाते हैं, क्योंकि अब रात का समय होने वाला था और वो रात में यहीं पर कैंपिंग करने वाले हैं। फिर रात होते ही हम माया और निक को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, क्योंकि माया को निक की उन आदिवासी वाली बातों पर थोड़ा सा विश्वास हो गया था और वो इस बारे में निक से और ज़्यादा पूछती है। तो निक बताता है कि मैंने उन कबीले के लोगों को आज तक देखा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर है ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब यहाँ पर निक माया को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि वो इस जंगल में कुछ रिसर्च के लिए आए थे, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। अब ये सुनते ही माया कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है उन आदिवासी लोगों ने ही उन्हें मारा होगा? तो निक कहता है कि हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ वर्कर्स जंगल के पेड़ काटने आए थे, जिनमें से एक वर्कर ने उन कबीले के लोगों को देख लिया था, जिसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। अब यहाँ पर हमें आगे की कहानी बताई जाती है कि उस आदमी के साथ असल में हुआ क्या था। उन कबीले के लोगों ने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो उसे तड़पा रहे थे ताकि वो उसे लंबे समय तक खा सके। लेकिन वो आदमी जैसे तैसे खुद की जान बचाकर वहाँ से भाग के नदी में पहुँच गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर भी नहीं बच पाया क्योंकि उसे कबीले वाले लोगों ने फिर से पकड़ लिया था। निक कहता है कि कई लोगों को बाद में वहाँ उसकी हड्डियाँ मिली थी, जिससे लोगों ने अलग अलग तरह की कहानियाँ बना डाली। अब इतने में ही यहाँ पर एजे आ जाता है और माया से कहता है
कि रात भर तुम्हें ये फालतू कहानियाँ ही सुनती रहनी है क्या, चलो सोने। जिसके बाद सभी सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जैस्मीन उठकर जंगल की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे एजे आकर पकड़ लेता है, जिससे यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर्स को कुछ भी नहीं पता। फिर जब दोनों वापस आकर अपने झूले में सो जाते हैं तो हम देखते हैं कि माया भी जगी हुई थी और रिची भी जगा हुआ था, जिससे हमें यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि ये दोनों अपने पार्टनर्स की बेवफाई के बारे में जानते हैं, पर फिर भी वो चुप हैं क्योंकि वो अपनी अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते और ना ही अपनी दोस्ती को खराब करना चाहते। फिर अगली सुबह सभी जब उठते हैं तो देखते हैं कि रिची वहाँ से गायब है, साथ ही वो वहाँ से एक बोट भी लेकर गया है, इसीलिए वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें उसकी बोट नजर आती है और अब ये उसी इलाके में पहुंच गए थे जहाँ पर वो कबीले के लोग रहते हैं और ये सभी उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर निक उनके साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानता था कि वो उस जगह में आ गए जहाँ पर आदिवासी रहते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए सब बाकी 3 लोग रिची को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें रिची मिल जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम बिना बताए यहाँ इतने दूर क्यों आ गए। तो रिची कहता है कि मुझे कल रात नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ा इधर उधर घूम लूँ। फिर जब वो सभी वहाँ से लौट रहे होते हैं तो रिची खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एजे पर भड़कने लगता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है, पर फिर भी मैं चुप हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है और मैं जैस्मिन से बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर एजे एकदम से डर जाता है और चुप ही रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई तो है, इसीलिए वो अपना चाकू लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है, पर तभी कुछ दूर जाते ही उसे वहाँ पर कई सारे लोगों के कपड़े, क्लिप्स, ब्रेसलेट्स, बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। साथ ही उसे वहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के कपड़े भी दिखते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को यहाँ के आदिवासी कबीले के लोगों ने ही खा डाला होगा और इसका उसे काफ़ी दुख होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर वो कबीले का आदमी आ जाता है और निक पर हमला कर देता है, पर जैसे तैसे बचकर निक अपनी बोट में पहुँच जाता है। लेकिन इतने में ही दूसरा आदिवासी पानी के अंदर से निकलता है और उसका गला काट देता है। अब जैसे ही बाकी सब यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि निक की बोट यहाँ से गायब है। उन्हें लगता है कि निक उन्हें छोड़कर भाग गया है, पर थोड़े ही आगे पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर निक की बोट है और वो खून से सनी हुई है। जब वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बर्तन में उसका सिर पकता हुआ दिखता है और ये देख वो बहुत डर जाते हैं। और अब इन सबको निक की बातों में यकीन हो जाता है कि इस जंगल में आदिवासी हैं और वो ये सोच के तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो खुद भी खतरे में है, इसीलिए वो सभी अब यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी एक कबीले का आदमी उन पर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए सभी मिलकर उसे मार डालते हैं और ये सब होते हुए दूसरा कबीले का आदमी देख रहा था। लेकिन इतने में ही उनकी बोट भी वहाँ से बहकर दूर चली जाती है, इसीलिए वो फिर से उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उस कबीले का आदमी अपने मरे हुए साथी का दिल निकाल कर खा जाता है, जो कि बहुत ही घिनौना था, और अपने साथी का बदला लेने के लिए वो उन सभी को ढूंढने लगता है। और अब दिन बीतते बीतते शाम हो जाती है और यहाँ पर एजे रिची से कहता है कि तुम्हारी ऐसी ट्रिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो तुम हमें ऐसी ट्रिप में ले आए और फिर रात में हमें छोड़कर अचानक से चले गए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो अभी हम इन सब हालातों में नहीं होते। ये सुनते ही रिची को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मेरी वजह से ये सब हुआ, इसका जिम्मेदार मैं नहीं तुम हो। मैं रात को यहाँ से क्यों गया था ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बार बार सफाई दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जैस्मिन समझ जाती है कि रिची को उसके बारे में पता है और एजे भी समझ जाता है कि माया उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी चुप थी। खैर फिर काफ़ी रात हो जाती है, इसीलिए सभी एक जगह में रुक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन एजे आराम नहीं करता, वो उन सभी आदिवासियों में नज़र रखने लगता है। लेकिन तभी वो एक आदमी को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उस पर चाकू से हमला कर देता है। दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है और इतने में ही वहाँ पर रिची भी आ जाता है। रिची के आते ही एजे को धक्का लगता है और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे काफ़ी देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उन आदिवासी कबीले के लोगों ने रिची को बंदी बना लिया है और वो उसे बचाने के लिए उसके पास भी जाता है, पर वो देखता है कि कबीले के आदमी वहीं आसपास में ही हैं, इसीलिए वो उसे चाहकर भी नहीं बचा पाता। पर वो उससे एक प्रॉमिस करता है कि वो जैस्मीन और माया को ज़रूर बचाएगा, भले ही उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। फिर थोड़ी देर में सभी आदिवासी आकर रिची को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बहुत देर तक तड़पाते हैं और फिर मार डालते हैं। वहीं सुबह होते ही एजे जैस्मीन और माया के पास पहुंचता है और उनसे तुरंत ही वहां से भागने को कहता है। जैस्मीन पूछती है कि रिची कहाँ है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो हमें बचाने के लिए आगे की तरफ चला गया है ताकि वो हमारे लिए हेल्प ला सके। पर वो एजे की बातों में यकीन नहीं करते। लेकिन माया काफ़ी स्मार्ट थी, वो समझ जाती है कि एजे झूठ बोल रहा है और रिची शायद मर चुका है।
और वो नहीं चाहती थी कि जैस्मिन सदमे में चली जाए, इसीलिए वो उससे कहती है कि एजे सही कह रहा है, वो हेल्प लेने गया होगा, जिससे जैस्मिन उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और फिर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर कुछ दूर जाते ही जैस्मिन एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे गहरी चोट आ जाती है, पर माया और एजे उसे जैसे तैसे करके बचा ही लेते हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें उनकी एक बोट नज़र आ जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो बच सकते हैं, पर अब भी वो पूरी तरह से खतरे में ही थे। इसीलिए थोड़ी ही दूर जाने में एजे वापस से नदी के किनारे आता है और अपने फ़ोन में खुद की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और उसे एक पेड़ में रखकर छिप जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अब भी कबीले के आदमी उनके पीछे हैं। अब इतने में ही यहाँ पर ये फ़ोन की आवाज़ सुनते ही कबीले का आदमी भी पहुँच जाता है और देखता है कि यहाँ पर इंसान नहीं है बल्कि उसका फ़ोन बज रहा है, और इसी का फ़ायदा उठाकर एजे पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर दोनों में काफ़ी देर फाइट होती है, लेकिन एजे जैसे तैसे करके उसे मार ही डालता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे कबीले के लोग हैं, और ये देख अब एजे समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। इसीलिए वो माया और जैस्मीन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन्हें मैं देख लूँगा, और खुद वो उन कबीले के लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जैस्मीन और माया उसे काफ़ी रोकते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता, जिससे फिर थोड़ी ही देर में एजे को वो सभी लोग मार डालते हैं और माया और जैस्मिन बहते हुए काफ़ी दूर एक सेफ जगह में पहुंच जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।